मुझे देख रहे हैं, इस रूम को देख रहे हैं और उस डिवाइस को देख रहे हैं जिसमें आप इस वीडियो को देख रहे हैं। लेकिन कैसे? वेल, इसका सिंपल सा जवाब है, लाइट एक ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में पहुंच रही है और आपकी आंखों में मौजूद फोटो रिसेप्टर्स उस लाइट को इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल के आपके दिमाग के विजुअल कॉर्टेक्स तक पहुंचा रही है। तब जाकर आपको मैं और ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। सिंपल था ना? लेकिन आपको दिखने वाली हर इमेज को आपका दिमाग प्रोसेस कर रहा है ना, यानी उस इमेज को आपका दिमाग आपको दिखा रहा है। लेकिन जब आपका दिमाग उस इमेज को खुद से प्रोसेस कर रहा है, उस इमेज को बना रहा है, तो वो इमेज आपको कैसे नजर आ रही है? वेल, गुस्से में वीडियो को मत हटा देना। मुझे पता है और आपको भी पता है कि आप कॉन्शियस हैं, यानी सचेत हैं, हर इमेज को लेकर और पूरी दुनिया को लेकर। तब जाके आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन सोचिए, अगर किसी कारण आपके दिमाग का विजुअल कॉर्टेक्स ही डैमेज हो जाता है, जिस कारण से आप अंधे हो जाओगे, जिस कारण से कोई भी इमेज आपके दिमाग में प्रोसेस ही नहीं होगी और आपको वो दिखाई ही नहीं देगी। लेकिन क्या अब आप उस इमेज को लेकर कॉन्शियस नहीं हो, सिर्फ इसलिए कि आपके दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा डैमेज हो चुका है? आई नो कि अगर आपका दिमाग घूम चुका है, लेकिन ये कॉन्शियसनेस टॉपिक ही ऐसा है। और बड़ा सवाल ये है कि कॉन्शियसनेस होती क्या है? प्यार, नफरत, गुस्सा, सुख, दुख, इन सभी को आप अपनी कॉन्शियसनेस से फील कर सकते हो। कॉन्शियसनेस की एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि आपके अंदर और बाहर के बारे में जागरूक होने की स्थिति। और आपके लेफ्ट साइड का दिमाग आपके राइट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है और आपके राइट साइड का दिमाग आपके लेफ्ट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है। उल्टा पुल्टा कनेक्शन है, लेकिन ऐसा ही है। तो ये कॉन्शियसनेस का कच्चा चित्ता सबसे पहले जॉन, जो एक इंग्लिश फिलोसोफर और फिजिशियन थे, उन्होंने 1690 में एक एसे पब्लिश किया जिसका नाम था कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। उन्होंने शुरू किया था। उन्होंने जन्म के समय एक बच्चे के दिमाग को खाली स्लेट की तरह बताया, जो स्लेट एक बच्चे के जन्म के बाद भरती है। जॉन ने एक पर्सनल आइडेंटिटी की थ्योरी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि पर्सनल आइडेंटिटी एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है जो हमारा दिमाग बनाता है और जिससे हम समझते हैं कि हम कौन हैं। अब भले ही उनकी ये बात बहुत पुरानी थी, लेकिन बेकार बिल्कुल नहीं थी। अगर कॉन्शियसनेस को एक्सपेरिमेंटली समझने की कोशिश करें तो इसमें कई सारी बाधाएं तो आती हैं, लेकिन फिर भी साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं जिसमें उन्होंने कॉन्शियसनेस को समझने की कोशिश की। तो यह एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह से किया गया था, जिसमें कुछ लोगों को एक क्यूब को लेकर अपने कॉन्शियस स्वभाव देने के लिए कहा गया। यानी वो कई देर तक उस 3D क्यूब को देखेंगे और उसे देखने का अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। और उन लोगों ने बताया कि उन्हें वो क्यूब दो अलग अलग 3D लेआउट में फ्लिप होता हुआ दिखाई दिया, जबकि उन सब लोगों की उत्तेजना एक ही थी, जिससे उन रिसर्चर्स को कॉन्शियसनेस और उत्तेजना का फर्क नजर आ रहा था। लेकिन क्या ये कॉन्शियसनेस और उत्तेजना अलग अलग होते हैं क्या? तो कॉन्शियसनेस यानी आपकी चेतना, जो आपको हर चीज और दुनिया के बारे में अवेयर करती है, और उत्तेजना यानी स्टिमुली, आपके बॉडी में केमिकल चेंजेस हैं जो उस कॉन्शियसनेस को लेकर आपके शरीर के अंगों का रिएक्शन है। जैसे कि एक शेर को देखना आपके कॉन्शियसनेस और उस शेर को देखकर भागना आपकी स्टिमुली या उत्तेजना। लेकिन इस रिसर्च में भी कुछ बाधाएं हैं। हेटेरोफिनोमिनोलॉजी, जो कॉन्शियसनेस और मेंटल फिनोमेना को स्टडी करने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति का पर्सपेक्टिव यूज करती है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान के हाथ में एक माइक देकर उसे बोला जाए कि जाओ सड़क पे भागते हुए गाड़ी को पकड़ो। फिर रिसर्चर्स उन्हें उस इंसान का एक्सपीरियंस बताने के लिए कहेंगे कि उस गाड़ी के पीछे भागते समय उसे क्या एक्सपीरियंस हो रहा था और उसे दुनिया कैसी दिख रही थी। अजीब है ना? लेकिन क्या किसी तरीके से धरती पर मौजूद किसी और जीव का कॉन्शियसनेस समझा जा सकता है? वेल, जरा इन इमेजेस को देखिए। ये कोई एडिटेड पिक नहीं है, बल्कि इसी तरह ही एक बिल्ली को ये दुनिया दिखाई देती है, एक तितली को कुछ ऐसी, एक कुत्ते को कुछ ऐसी और एक चिड़िया को कुछ ऐसी। और हम इंसानों की बात करें तो हमें पता है कि हमें विजिबल लाइट दिखाई देती है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के इस हिस्से से। लेकिन इस पूरे स्पेक्ट्रम में तो और भी वेवलेंथ्स मौजूद हैं, जैसे कि एक्स-रेस, यूवी, गामा। तो हमें अपनी आंखों से ये सब दिखाई क्यों नहीं देते? वेल, क्योंकि हमारी आंखें विजिबल लाइट को देखने के लिए ही इवॉल्व हुई है। क्योंकि विजिबल लाइट से आप किसी चीज का रंग, उसका साइज, उसकी दूरी समझ सकते हैं। और वैसे भी हमारी आंखों में मौजूद लेंसेज यूवी लाइट को फिल्टर कर देते हैं, ताकि इसकी रेडिएशन की वजह से हमारा रेटिना डैमेज ना हो। स्पेक्ट्रम में मौजूद बाकी वेवलेंथ्स की बात करें तो इनमें से कुछ वेवलेंथ्स काफी छोटी हैं और कुछ वेवलेंथ्स काफी बड़ी हैं। जैसे कि गामा रेस की वेवलेंथ काफी छोटी होती है और रेडियो वेव्स की वेवलेंथ काफी बड़ी होती है, जिस कारण से हमारी आंखें इन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाती। लेकिन बाकी के कई जीव इनमें से मौजूद लाइट को देख सकते हैं, जैसे कि तितलियां।
जो यूवी लाइट को देख सकती है, लेकिन हमें पता है कि वो बाकी के वेवलेंथ्स भी मौजूद हैं। बस हमारी आंखें उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पा रही हैं, हमारा दिमाग उन्हें प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, जिस कारण हमें वो दिखाई नहीं दे रही है, जिस वजह से आपकी कॉन्शियसनेस विजिबल लाइट से बन जाती है, जो आपके जिंदा रहने के लिए काफी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा लेफ्ट साइड का ब्रेन हमारी राइट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है और हमारा राइट साइड का ब्रेन हमारी लेफ्ट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है। तो इसी से जुड़े एक पेशेंट के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। एक पेशेंट थी, लेकिन मुझे उनका नाम तो नहीं पता, इसलिए उनका नाम कॉन्शू रख देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। एक स्ट्रोक की वजह से कॉन्शू के राइट साइड का दिमाग डैमेज हो चुका था, जिसकी वजह से वो अपने लेफ्ट साइड की बॉडी से बिल्कुल अनअवेयर हो चुकी थी, यानी अपनी लेफ्ट साइड की बॉडी से बिल्कुल अनजान हो चुकी थी। रिसर्चर्स ने कॉन्शू को 2 घरों की फोटो दिखाई, जिसमें एक नॉर्मल घर था और एक जला हुआ घर था। अब कॉन्शू तो इन दोनों फोटोज में कोई भी डिफरेंस देख नहीं सकती थी, लेकिन जब रिसर्चर्स ने उनसे पूछा कि वो इन दोनों घरों में से कौन से घर में रहना चाहेंगी, तो कॉन्शू ने उस घर को चूज किया जो घर जल नहीं रहा था, और एक बार नहीं बल्कि बार बार वो उसी घर को चूज कर रही थी। अब कॉन्शू इन दोनों फोटोज में डिफरेंस तो बता रही थी, क्योंकि कॉन्शू का दिमाग उनके पूरे फील्ड ऑफ विजन से इंफॉर्मेशन ले रहा था, यानी दोनों आंखों से। लेकिन असल में कॉन्शू को इन इमेजेस के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जैसे कि अगर कोई कॉन्शू के लेफ्ट साइड से बॉल फेंकता है तो वो उस बॉल से बचने के लिए तो झुकेंगी, लेकिन वो उस बॉल से अनजान होंगी, और असल में कॉन्शू को ये नहीं पता होगा कि आखिर वो झुकी क्यों। वेल, इस कंडीशन को कहा जाता है हेमिस्फेशियल नेग्लेक्ट, जिसमें दिमाग के एक साइड के डैमेज होने की वजह से उसके अपोजिट साइड की बॉडी अनअवेयर हो जाती है, यानी वो इंसान अपोजिट साइड की स्टिमुली को प्रोसेस और परसीव नहीं कर पाता। लेकिन ऐसी दिमागी बीमारी से कॉन्शियसनेस का क्या लेना देना? हेमिस्फेरेक्टोनॉमी, जिसमें सर्जरी के थ्रू दिमाग के एक साइड से दिमाग के दूसरे साइड को डिस्कनेक्ट किया जाता है, लेकिन असल में ये सर्जरी बहुत ही रेयर है, यानी किसी सीजर्स के पेशेंट में या फिर जब किसी पेशेंट पर दवाई काम ना कर रही हो। सोचो, अगर आपके दिमाग को 2 पार्ट्स में बांट दिया जाए तो क्या आप जिंदा रह सकते हो? उस एक दिमाग में तो आप हो, कॉन्शियस बीइंग, जो आपकी पहचान बनाती है। लेकिन अगर इन दोनों दिमाग को 2 अलग अलग खोपड़ियों में लगा दिया जाए, जैसे कि आपके दिमाग का एक हिस्सा आपकी खोपड़ी में और दूसरा हिस्सा किसी और की खोपड़ी में, तो क्या आपका दिमाग लेने वाला वो इंसान अब आप बन चुके हो, क्योंकि उसके पास तो आपका ही दिमाग है ना। और अगर उस इंसान का दिमाग आपकी खोपड़ी में लगा दिया जाए तो आप होंगे या फिर वो इंसान, क्योंकि उसका दिमाग तो आपके पास है। वेल, इसे कहा जाता है ब्रेन ट्रांसप्लांट। लेकिन अभी तो ब्रेन ट्रांसप्लांट करना मुमकिन नहीं है, लेकिन फ्यूचर में भी इसके होने के कोई चांसेस नहीं है। न्यूरो साइंटिस्ट ने बताया है कि इससे एक इंसान की पर्सनालिटी ही बदल जाएगी, यानी उसकी कॉन्शियसनेस ही बदल जाएगी। क्योंकि सोचो, अगर एक इंसान के दिमाग में सिर्फ दुख है और अगर उस इंसान का दिमाग आपकी खोपड़ी में लगा दें तो उसका दुख तो आपके पास आ जाएगा ना, क्योंकि दुख बनाने का काम तो दिमाग का ही है, इमोशंस को प्रोसेस करने का। अजीब है ना। वेल, ऐसे किसी ब्रेन ट्रांसप्लांट से कॉन्शियसनेस और पर्सनालिटी में क्या क्या चेंजेस आएंगे, ये अभी भी एक डिबेट का टॉपिक है। और आखिर में क्या एक जीव की कॉन्शियसनेस को मापा जा सकता है, यानी उसे मेजर किया जा सकता है? वैसे ही जैसे हम शरीर का तापमान मापते हैं। वेल, आप बोलेंगे कि क्या बकवास कर रहा है, चेतना कोई बुखार थोड़ी ना है जिसे मेजर कर ले। लेकिन असल में ये भी पॉसिबल है। जब कोई इंसान कोमा में होता है या फिर जब वो सो रहा होता है, तब तो उस इंसान को अपने आसपास का कुछ भी पता नहीं होता ना, यानी वो इंसान अनकॉन्शियस होता है। लेकिन उस वक्त भी दिमाग अपना काम कर रहा होता है, जैसे कि दिल धड़कना, खाना पचना, खून का दौड़ना, ये सब तो हमारे दिमाग के कंट्रोल में है। फेमस फिजिसिस्ट मिचियो काको का कहना है कि हम कॉन्शियसनेस को मेजर कर सकते हैं, जिसके लिए उन्होंने एक थ्योरी दी है, मिचियो काकोस थ्योरी ऑफ क्वांटिटी कॉन्शियसनेस, जिसमें उन्होंने बताया कि कॉन्शियसनेस आपके दिमाग में नंबर ऑफ फीडबैक लूप्स है, जिससे आपका दिमाग किसी चीज का मॉडल, पोजीशन और स्पेस में उसकी दूरी की इंफॉर्मेशन लेता है और उसे प्रोसेस करता है, और जिसे हम थर्मोस्टेट के यूनिट में माप सकते हैं। जैसे कि फूल और पेड़ पौधों की बात करें तो इनमें भी कॉन्शियसनेस है, जिससे ये अपने आसपास के मौसम, वातावरण और तापमान की जानकारी लेते हैं ताकि ये खिल सके। इसी तरह से रेप्टाइल्स अपने एनवायरनमेंट को समझना, उसमें ढलना, शिकार करना, रिप्रोड्यूस करना, ये सब ही कर सकते हैं, क्योंकि इनका दिमाग इससे ज्यादा डेवलप नहीं हुआ है। इसीलिए ये दोनों ही थर्मोस्टेट के यूनिट 1 पर आते हैं। बात करें मैमल्स की, तो ये अपनी भूख मिटाने के अलावा इमोशंस को प्रोसेस करना, कम्युनिटी में रहना, टूल्स का यूज करना, दिन और रात को समझना, और ज्यादा से ज्यादा ये मौसम के हिसाब से हाइबरनेशन जैसे डिसीजन भी ले सकते हैं। इसलिए इनकी थर्मोस्टेट की यूनिट रेप्टाइल से कहीं ज्यादा है।
और बात करें हम इंसानों की, तो हमारे दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल, फ्रंटल लोब, ये सभी अच्छे से डेवलप हुआ है। इसीलिए हम दिन रात खाना पीना, रिप्रोड्यूस करना, अपने पास्ट से सीखना और फ्यूचर के लिए तैयार रहना, साइंस, टेक्नोलॉजी, एक्सप्लोरेशन, इन सब कामों को अंजाम दे सकते हैं। और सोचो अगर हमारा दिमाग थोड़ा और डेवलप हुआ होता तो सोचो हम क्या क्या कर सकते थे, क्योंकि आखिर में कॉन्शियसनेस आपके दिमाग की ही देन है। आपका दिमाग जैसे इस ब्रह्मांड को समझता है वैसे ही आपको समझाता है और दिखाता है, क्योंकि रियलिटी आपका दिमाग बनाता है और सारा खेल दिमाग का ही तो है। बी साइंटिफिक, बी क्यूरियस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।